हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक के चैप्टर 11 के बारे में, जो कि है अल्कोहल फिनॉल ईथर। इससे टोटल 7 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। दो दो नंबर के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं और 3 नंबर के 1 क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ प्रश्न बैंक पे कुछ क्वेश्चन अपलोडेड है। 2 नंबर के 2 क्वेश्चन अपलोड होने थे, लेकिन एक क्वेश्चन मिसप्रिंट की वजह से अपलोडेड नहीं है। यहाँ पर 2 नंबर का केवल एक ही क्वेश्चन अपलोडेड है और 3 नंबर के 9 क्वेश्चन अपलोडेड हैं। तो इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कास्ट स्प्लिट किसे कहते हैं। तो जो मैथिल अल्कोहल होता है उसको ही हम कास्ट स्प्लिट कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CH3OH। मैथिल अल्कोहल यानी कि मेथेनॉल CH3OH को हम कास्ट स्प्लिट कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने 3 नंबर वाले क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा 3 नंबर वाला पहला क्वेश्चन है, अल्कोहल का विकृतीकरण किसे कहते हैं। तो परिशोधित स्प्रिट। परिशोधित स्प्रिट क्या होता है, 95.57% एथिल अल्कोहल को हम बोलते हैं परिशोधित स्प्रिट। इसमें हम 4 से 9% मैथिल अल्कोहल मिला दें तो वो पीने योग्य नहीं रह जाता है। इसे अल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं और इस तरह से जो अल्कोहल प्राप्त होता है उसको विकृत अल्कोहल या मैथिलेटेड स्प्रिट कहते हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वनीकरण की क्रिया को समझाइए। तो जब शर्करा के विलयन को साधारण ताप पर कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ देते हैं, मतलब शुगर सॉल्यूशन शक्कर के विलयन को कुछ दिनों तक खुला छोड़ देने पर आप उसमें कुछ दिन बाद क्या देखेंगे, इसमें झाग उठने शुरू हो जाते हैं और यीस्ट डालने पर झागों का बनना और अधिक तीव्र हो जाता है। इस क्रिया में शर्करा कार्बन डाइऑक्साइड व एथेनॉल में अपघटित हो जाती है। इस क्रिया को किण्वनीकरण क्रिया कहते हैं। मतलब शक्कर लेना, शक्कर का विलयन बनाना, उसको आप 6-7 दिन के लिए खुले टेम्परेचर पर छोड़ दो तो आप उसमें बबल बबल देखने लग जाएंगे, झाग बनने लग जाएगा। अब उसमें यीस्ट डाल दो तो और अधिक झाग बनने लग जाएगा। तो होगा क्या कि जो शर्करा होगी C6H12O6 वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाएगी। इस क्रिया को अपन किण्वनीकरण क्रिया कहेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल के क्वथनांक संगत ईथर से उच्च होते हैं क्यों। तो एथेनॉल जो होता है उसमें अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इस तरह से एथेनॉल का एक मॉलिक्यूल और ये दूसरे एथेनॉल का एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, ये हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, अणुओं का संगुणन हो जाता है, मतलब अणु पास पास आ जाते हैं। तो इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए जो एल्कोहल का क्वथनांक होता है वो ईथर से उच्च होता है। ईथरों में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है। तो ये था एल्कोहल के क्वथनांक संगत ईथरों से उच्च होते हैं क्यों, इसका कारण। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्कोहल की अपेक्षा फिनॉल अधिक अम्लीय होते हैं क्यों। मतलब फिनॉल ज्यादा अम्लीय होंगे और अल्कोहल कम अम्लीय या उदासीन होगा, इसका कारण बताना है। तो क्या होता है कि फिनॉल में मीजोमेरिक प्रभाव होता है। मीजोमेरिक प्रभाव के कारण फिनॉल में अनुनादी शंकर बन जाते हैं, इस तरह की अनुनादी संरचनाएं बन जाती हैं। तो होता क्या है, अनुनाद के कारण ऑक्सीजन परमाणु पर आप देख रहे हैं धनावेश आ जा रहा है, जिससे प्रोटॉन की मुक्ति सहज हो जाती है। अब ऑक्सीजन पर ऑलरेडी धनावेश है तो आसानी से प्रोटॉन बाहर निकल जाता है। तो इस कारण प्रोटॉन जब बाहर निकलता है तो फिनॉक्साइड आयन बनता है, जो कि अनुनाद के कारण स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। ये प्रोटॉन निकल गया, ये फिनॉक्साइड आयन बन गया। ये फिनॉक्साइड आयन इस तरह के अनुनाद के कारण स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। क्योंकि अल्कोहल में अनुनाद संभव नहीं होता, इसलिए इसका हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ प्रबलता से जकड़ा रहता है। क्यों जकड़ा रहता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये हाइड्रोजन को अपने से स्ट्रांगली बॉन्डेड किया रहता है। तो प्रोटॉन का निकलना अल्कोहल में संभव नहीं हो पाता है, जबकि फिनॉल में अनुनादी संरचना बन जाता है। फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए H+ आयन निकल जाता है और जो फिनॉल होता है वो अधिक अम्लीय होता है और अल्कोहल जो होता है वो उदासीन या दुर्बल अम्लीय होता है। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। पहली अभिक्रिया हमारी कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया। कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया क्या होती है, जब सोडियम फिनॉक्साइड को, ये सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉल जो होता है उसके, फिनॉल क्या होता है आपका, ये होता है फिनॉल
यहाँ पर OH ग्रुप लगा होता है, यहाँ का हाइड्रोजन निकाल दो और उसकी जगह जोड़ दो सोडियम, तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। तो जब हम सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक बंद नली में उच्च दाब व 400 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है, जो आगे चलकर सैलिसिलिक अम्ल देता है। इस अभिक्रिया को कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कुछ इस तरह से होती है। इसके बाद हमारी अगली रिएक्शन है युग्मन अभिक्रिया। क्या है? तो क्षारीय माध्यम में फिनॉल डाइएजोनियम लवण के साथ पैरा स्थान पर संयुग्मन करता है और पैरा हाइड्रोक्सी एजो यौगिक बनते हैं। यहाँ देखिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होता है? C6H5N2Cl होता है और इसकी फिनॉल से युग्मन अभिक्रिया होगी। तो ये देखिए यहाँ से H और OH मतलब कि H2O निकल गया और यहाँ से Cl और NaCl निकल गया। अब ये वाले नाइट्रोजन का बॉन्ड फ्री हुआ और यहाँ वाले कार्बन का बॉन्ड फ्री हुआ, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा और पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है डाइएथिल ईथर के कोई 3 उपयोग लिखो। तो पहला उपयोग है क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल के साथ मिलाकर ये निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग है ये रेजिन, वसा, तेल, गोंद इत्यादि में विलायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और अगला है प्रशीतक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है फिनॉल तथा अल्कोहल में अंतर स्पष्ट करो। तो फिनॉल की जो गंध होती है फिनॉलिक होती है, अल्कोहल की गंध मीठी होती है। अगला अंतर है हमारा फिनॉल अम्लीय है और क्षारों में घुलकर लवण बनाते हैं। अल्कोहल उदासीन होता है, क्षारों के साथ क्रिया नहीं करते हैं। अगला अंतर है हैलोजन अम्ल के साथ क्रिया नहीं करते हैं फिनॉल और अल्कोहल हैलोजन अम्ल के साथ क्रिया करके एल्किल हैलाइड देते हैं। इसके बाद लास्ट अंतर मैंने जो यहाँ पर मेंशन किया है वो है PCl5 के साथ फिनॉल मुख्य रूप से ट्राई एरिल फॉस्फेट बनाते हैं, जबकि अल्कोहल PCl5 के साथ एल्किल क्लोराइड बनाते हैं। तो ये था अल्कोहल और फिनॉल में अंतर। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विलियमसन अविरल ईथरीकरण क्या है? तो जब सोडियम एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म किया जाता है तो ईथर बनता है। इस क्रिया को विलियमसन अविरल ईथरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए सोडियम एल्कोक्साइड क्या होता है? RONA, इसकी एल्किल हैलाइड यानी RX से क्रिया करेंगे तो यहाँ NaX निकल जाएगा और ROR का फॉर्मेशन होगा यानी ईथर बनेगा। जैसे कि इसका उदाहरण दिया है यहाँ पर सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONa की क्रिया एथिल ब्रोमाइड C2H5Br के साथ करेंगे तो यहाँ से Na और यहाँ से Br मिलके NaBr के रूप में निकल जाएगा और C2H5 यानी डाइइथाइल ईथर का फॉर्मेशन होगा। ये विलियमसन अविरल ईथरीकरण अभिक्रिया है। अब हम देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है निम्न अभिक्रियाओं का केवल समीकरण लिखिए। पहली अभिक्रिया है हमारी प्रोपेन वनॉल का क्षारीय KMnO4 विलयन के साथ ऑक्सीकरण। तो जब हम प्रोपेन वनॉल या कोई भी अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल का KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण करते हैं तो पहले एल्डिहाइड बनता है, उतने ही कार्बन वाला एल्डिहाइड बनेगा जितने कार्बन वाला अल्कोहल है और फिर एल्डिहाइड जो होता है वो एसिड देता है। जैसे कि यहाँ पर प्रोपेन वनॉल में 3 कार्बन है, इसका KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण किया तो प्रोपेनेल्डिहाइड बना, इसमें भी 3 कार्बन है और इसका जब हमने ऑक्सीकरण किया KMnO4 की उपस्थिति में तो प्रोपेनोइक एसिड बना, इसमें भी 3 कार्बन है। अब हम देखते हैं अपनी अगली रिएक्शन। तो हमारी अगली रिएक्शन है फिनॉल के साथ CH2 और Br में, मतलब फिनॉल की अभिक्रिया CH2 और Br2 से कराएंगे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर तो ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन होगा। ऑर्थो और पैरा क्या होता है? ऑर्थोमेटा पैरा पोजीशन क्या होती है ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। जैसे ये एक बेंजीन रिंग है, इसमें कोई क्रियात्मक समूह लगा है तो इस क्रियात्मक समूह के पास वाला कार्बन कहलाएगा ऑर्थो कार्बन, इससे बाद वाला कार्बन कहलाएगा मेटा कार्बन और सबसे लास्ट वाला कार्बन कहलाएगा पैरा, मतलब उसके सामने वाला क्रियात्मक समूह के सामने वाला कार्बन कहलाएगा पैरा कार्बन। तो फिनॉल की ब्रोमीन से क्रिया होगी CH2 की उपस्थिति में कार्बन सल्फाइड की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर तो ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल बनेगा। इसी तरह से लास्ट अभिक्रिया फिनॉल की तनु HNO3 के साथ क्रिया करेंगे यानी नाइट्रीकरण अभिक्रिया तो क्या होगा? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन होगा। तो ये था हमारे चैप्टर 11 के क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।